जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के बारे में। क्लास 10th का प्रथम अध्याय, जिस अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वह जुड़ जाए। उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। मैं ये बात बता दूं कि हमारे आर्ट जोन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास उपलब्ध है। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी गए हैं कि जो बच्चे का फ़ोटो लगा हुआ है वो ऑफलाइन क्लासेस के हमारे बच्चे हैं। तो मैट्रिक परीक्षा 2025 में सम्मानित होने वाले उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए आर्ट जोन बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेकर आया है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ के ऑब्जेक्टिव के तमाम प्रश्नों को सही और बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमारी यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और हमारे आर्ट जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है अब तक आसानी से पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जो हर साल एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो मेरा पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद में, भारत यूरोप में राष्ट्रवाद से। प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ था वह 1864 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटनी का एकीकरण जब पूर्ण हुआ वह 1871 में पूर्ण हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो था वे फ्रांस के शासक थे। इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कहा जाता है वह यूनान को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन थे? तो बोहेमिया जो थे वह ऑस्ट्रेलिया के अधीन थे। इसका भी राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो मैं आपको बता दूं कि दो युद्ध जो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। तो इसमें ये दो गुटों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध जो था वह मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्ति केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा जाने वाला था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वह मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच युद्ध लड़ा गया। तो एक तरफ मित्र राष्ट्र में जो देश सम्मिलित थे उनका नाम नहीं पूछ रहा है, बल्कि जो सम्मिलित नहीं थे, ये नकारात्मक क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि कौन सा देश शामिल मित्र राष्ट्र में नहीं था। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, लेकिन जर्मनी मित्र राष्ट्र में नहीं था, बल्कि यह केंद्रीय शक्ति में था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी के सम्राट बने, जर्मनी के चांसलर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देख सकते हैं, सर्डिनिया का राजा कौन था? तो सर्डिनिया के जो राजा थे वो उनका नाम था विक्टर एमनुएल। विक्टर एमनुएल जो थे वह सर्डिनिया के राजा थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी प्रश्न इसमें करा रहा हूँ काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को मैं कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, है ना। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर बार 10th के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मेजनी भी थे, कावूर भी थे और गैरीबांडी भी थे, जिसमें किसी को तंगवार कहा गया। तो ठीक है, तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा, इनमें से सभी। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? लुईस 16वें के बढ़ते अत्याचार के बाद वहाँ की जनता त्रास्त होकर 1793 ईस्वी में लुईस 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया गया।
इसके निरंकुश शासन से पूरी प्रजा त्रस्त हो गई थी और जब इसका निरंकुशता का अंत हुआ तो लोगों ने लुईस सुंगावा को फांसी की सज़ा भी चौराहे पर दे दी। इसके बाद वियना कांग्रेस सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? मेज़बानी कहने का अर्थ है अध्यक्षता। मेज़बानी का अर्थ है अध्यक्षता। तो वियना कांग्रेस का जो अध्यक्षता किए उनका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक खुद एक प्रतिक्रियावादी शासन था, तो पुरातन व्यवस्था का समर्थन करता था। वह पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था, इसलिए वह वियना सम्मेलन के द्वारा उसका मेज़बानी करके अपने पौराणिक व्यवस्था को खोना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर मेरा 12 है। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दिया गया? इस प्रकार अगर देखा जाए तो जर्मनी को जो क्षतिपूर्ति का जो राशि कम किया गया उस सम्मेलन का नाम था आपका लौसने सम्मेलन में जर्मनी के ऊपर जो क्षतिपूर्ति वर्साई के संधि के द्वारा जो लादा गया था उसको कम कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। अमेरिका में न्यू डीलिंग किसने लागू किया? तो अमेरिका में न्यू डीलिंग जो लागू किए उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल महोदय के बारे में पूछ रहा है कि ये किस देश के दार्शनिक थे? तो हीगेल जो थे वह जर्मनी के दार्शनिक थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस तरह से जो हमारे 8 जून को अभी तक लाइक कमेंट नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्र को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से वियना एक शहर का नाम है जिस शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया था, है ना। तो ये वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र की पुनर्स्थापित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी पे चला जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो था वह यूनान का निवासी था, ठीक है, जो विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है और भारत पे आक्रमण के लिए वो ब्यास नदी पे अपने सैनिकों के साथ पहुंचा हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक नई जानकारी आप ले लीजिए कि सिकंदर किस नदी पर आया था, तो ब्यास नदी पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ वह 1789 ईस्वी में हुआ। फ्रांस की क्रांति को महान क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जिस फ्रांसीसी क्रांति से लगभग यूरोपीय महादेश और उसके इर्द गिर्द के जितने भी महादेश है वे सारे के सारे देश प्रभावित हुए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोला राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय? तो जेना विश्वविद्यालय। दोस्तों ये बड़ा ही नया क्वेश्चन सा लग रहा है मगर घबराना नहीं है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 के एनुअल में सेकेंड पानी में यह क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। जर्मनी जेना विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र माना जाता है वह जिस देश में स्थित है उस देश का नाम है जर्मनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कोसुत का संबंध किस देश से है? तो कोसुत का जो संबंध है वह हंगरी देश से है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साफ साफ कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इसके बाद इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में जो है वह यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आते हैं, है ना। यूरोपीय महादेश के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं? इटली और वर्तमान के जर्मनी। ये दो देशों के बारे में दिया है कि किस महाद्वीप के या किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगर हम भारत की बात करें कि भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों तो कैसा रहा आपने ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फ्रांस में
किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा जिस शासन को पुनर्स्थापित किया गया था वह शासन था बुर्बो वंश का शासन, जो पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, नई व्यवस्था का विरोधी था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी महोदय का जो संगठन था वह कार्बोनरी की संस्था से संबंधित थे। मेजनी साहब जो संबंधित थे वह किस संस्था से संबंधित थे? तो कार्बोनरी संस्था की स्थापना मेजनी महोदय के द्वारा किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध में जो थे, है ना, जो इटली और जर्मनी के एकीकरण नहीं होने देना चाहते थे, वह सबसे बड़ा उसमें जो बाधक था वह ऑस्ट्रिया था, है ना। ऑस्ट्रिया जो था वह जर्मनी और इटली के एकीकरण किसी भी कीमत पर होने देना नहीं चाहते थे और वहाँ के पुरातन व्यवस्था को हमेशा लागू होने देना चाहते थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि वहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू हो। तो इसका इटली और जर्मनी का सबसे जो विरोधी था वह ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाए तो कांट कावुर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो कांट कावुर जो थे वह विक्टर एमनुएल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से जो थे वह नाविक थे। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया हुआ है कि गैरीबाल्डी जो थे वह पेशे से क्या था? नाविक था, है ना। याद रखने वाली चीज़ें हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वह नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी पे चला जाएगा, है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जांगवेरिन कैसी संस्था थी? जांगवेरिन ये कैसी संस्था थी? तो जांगवेरिन जो संस्था थी वे एक प्रकार के व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी जांगवेरिन? तो व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जांगवेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति जो अपनाए थे वह बिस्मार्क साहब अपनाए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन में कितना बार पूछा हुआ है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वह 1871 ईस्वी में हुआ था। ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो 20 में, 21 में, 22 में हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आने वाले 2025 में भी निश्चित रूप से यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, है ना। यूरोप वासियों ने किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए जिस देश का ज्ञान और विज्ञान जो प्रेरणा का स्रोत रहा, जिनके माध्यम से वह सीखे, है ना, तो वह देश आपका रहा यूनान से, है ना। यूरोप वासी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। यूनान ही जो था जो यूरोप की सभ्यता और संस्कृति ज्ञान विज्ञान को डेवलपमेंट करने में आगे अपना अहम भूमिका निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है हमारा, नेपल्स की संधि कब हुआ था? तो नेपल्स की संधि की बात करें तो यह नेपल्स की संधि 1821 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चार्टिस्ट आंदोलन की बात करें तो चार्टिस्ट आंदोलन जो था वह इंग्लैंड में शुरू हुआ था। और इंग्लैंड से एक और बात याद आया, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरुआत हुआ? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इंग्लैंड से ही हुआ था, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो यूनान को स्वतंत्र राज्य के रूप में कब इसको मान्यता प्राप्त हुई, इसको घोषित किया गया? तो 1832 ईस्वी में। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो किए थे उनका नाम है हीगेन महोदय जो थे, उन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है हमारा, एंड्रिया नेपोन की संधि कब हुआ था?
35 नंबर क्वेश्चन है, तो एंड्रिया नेपुंग की जो संधि हुआ था वह 1829 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रिया नोपुंग की संधि किस देश के बीच हुआ था? तो एंड्रिया पुंग की संधि जो हुआ था वह किस किस देश के बीच हुआ था? तो यह संधि तुर्की और रूस के बीच हुआ था। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तुर्की और रूस के बीच यह संधि हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडोन का जो युद्ध हुआ था यह फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो हंगरी पे पूर्ण रूप से जो अधिपत्य था वह ऑस्ट्रिया का अधिपत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? कुचल देना मतलब दबा दिया। तो पोलैंड का जो विद्रोह हो रहा था इसको दबाने में रूस ने अपनी अहम भूमिका निभाया था। तो पोलैंड के विद्रोह को दबाने का काम जो देश किया था उसका नाम रूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर मेरा 40 है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वह युद्ध सेडान में हुआ था। ठीक है, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वह युद्ध स्थल का नाम था सेडान। सेडान के जगह पे फ्रांस और पर्सा के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 पर अगर हम बात करें, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ वह सेडान के युद्ध के बाद, है ना। काउंट कावोर, गैरीबाल्डी और ना जाने कितने कितने शुभचिंतकों ने, क्रांतिकारियों ने वहाँ पे क्रांति की भावनाओं को जागृत करके जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया था, जिसमें काउंट कावोर और गैरीबाल्डी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है ना। अगर हम यंग यूरोप की बात करें तो यंग यूरोप की जो स्थापना किए थे वह मेजनी के द्वारा किया गया था। यह पूछ दीजिए आपसे कि मेजनी की संस्था का नाम क्या था? तो यंग यूरोप था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो हुआ था वह 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 1815 में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो अगर जर्मनी के एकीकरण का अगर प्रमुख वस्तुकार के हम बारे में बात करें तो बिस्मार्क जो थे वह जर्मनी के एकीकरण के एकलौता ऐसे व्यक्ति थे जो जर्मनी के एकीकरण में क्रांति की भावना लाए थे, है ना। अगले क्वेश्चन और आज का मेरा ये अंतिम क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में अगर हम बात करें तो इटली के एकीकरण में जिनका मेजनी का संबंध नहीं था, सॉरी इटली के एकीकरण में बिस्मार्क महोदय का संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी मेजनी का संबंध था, कावोर का संबंध था और गैरीबाल्डी का संबंध था। इन तीनों योद्धाओं ने मिलकर इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने का काम किया, जबकि बिस्मार्क महोदय का इसमें कोई योगदान नहीं था। तो दोस्तों, कैसा रहा आपके लिए जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि आपको प्रतिदिन क्लास 10th के प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव 10 बजे दिन में आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा और रात्रि 8 बजे आपको इंटरमीडिएट आर्ट्स विषय के तमाम प्रश्नों को एक ट्रिक के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो जोड़ लीजिए अपने उन तमाम सहपाठियों को, तमाम रिश्तेदारों को, तमाम दोस्तों को जो इस बार इंटर व मैट्रिक की एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और उनका सपना मैं अपने 8 जून में साकार करने वाला हूँ। जय हिंद।